हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम 11 फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट फिजिकल वर्ल्ड का टॉपिक फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। बच्चों देखिए, इस यूनिवर्स में अभी तक केवल 4 ही फोर्स हैं और हमने एक टॉपिक पढ़ा था यूनिफिकेशन या एकीकरण। इन 4 फोर्सों के द्वारा ही हम सभी प्रकार के जो भी आपके नेचर में फोर्सेज हैं वो इन 4 फोर्स का ही कोई रूप है। अब इसमें कौन कौन से 4 फोर्स हैं जिन्हें फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर कहते हैं। उसमें फर्स्ट है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। देखिए यहाँ हम इनका केवल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, डिटेल में आपके ग्रेविटेशनल फोर्स इसके बारे में हम 11th क्लास में पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर आएगा। और बाकी 3 फंडामेंटल फोर्सेज हैं वो 12th क्लास में पढ़ेंगे और डिटेल में उनके बारे में। अब यहाँ पर बात करते हैं फर्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स ड्यू टू देयर मासेज सेपरेटेड बाय ए डेफिनेट डिस्टेंस कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है मास के कारण। यदि टू बॉडीज के बीच में मास है तो ड्यू टू देयर मास there is a attraction force between these bodies. This force is called gravitational force and this force governed by Newton's law of gravitation. इस लॉ को हम पढ़ेंगे, F is equal to G m1 m2 upon r square, where m1 and m2 are the masses of bodies, r is the distance between bodies and G is the universal gravitational constant, which value G is equal to 6.67 into 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई kg स्क्वायर। ये डिटेल में हम पढ़ेंगे बाद में। तो ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। ये हमेशा अट्रैक्शन का फोर्स होगा। कैसा फोर्स होगा? अट्रैक्शन का। तो ध्यान रखना है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्शन का होता है। ये क्यों लगता है? ड्यू टू मासेज ऑफ मैटर। तो इसलिए जिन चीज़ों में ज़्यादा मास होगा वहाँ इस फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर। ये नेचर का सबसे कमज़ोर फोर्स है। अब आप सोच रहे होंगे कि सब अर्थ है और सन है, अर्थ को सन रोक के रखा है, आप कह रहे हो वीक फोर्स है। अरे भाई, सन और अर्थ के मास तो देखो कि सन और अर्थ के मास कितने हैं। यदि आप जैसे इस पेन और मेरे बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन ये इधर तो नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे जाता है, इसलिए वो नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है। नंबर सेकंड, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? ये सदैव अट्रैक्शन का होगा, कभी भी रिपल्सन का नहीं होगा। नंबर फर्स्ट। सेकंड, ड्यू टू मास लगेगा। थर्ड, इनवर्स स्क्वायर लॉ है, अर्थात F प्रोपोर्शनल 1/r²। पार्टिकल के या बॉडीज के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या ये आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ कहलाता है। ये आपका सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स होता है जो बॉडीज के सेंटर को मिलाएं, उस लाइन के अलोंग काम करे, फोर्स इस लाइन पर काम करे, इसलिए कैसा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स है। ये आपका कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स, अभी सारे वर्ड आप पढ़ोगे फिजिक्स में। कंजर्वेटिव फोर्स बेटा होता है जिस फोर्स के द्वारा किसी बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में वर्क का मान पाथ पर डिपेंड नहीं करता। इस पेन को मैं सीधा लाऊं या घुमा के ऊपर लाऊं, उतना ही वर्क करना पड़ेगा। ठीक। तो आपका कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। तो क्या क्या पढ़ा? ये आपका लॉन्ग रेंज फोर्स है। ये आप देखो अर्थ और सन के बीच में कितनी डिस्टेंस है, फिर भी वर्क करता है। तो क्या क्या? नंबर 1, ये आपकी बॉडीज के मास पर डिपेंड करता है, ड्यू टू मास लगता है। ये नेचर में अट्रैक्टिव होगा। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ये कंजर्वेटिव फोर्स है। ये सेंट्रल फोर्स है। और इसके जो फंडामेंटल पार्टिकल है जिसके कारण इंटरेक्शन होता है वो ग्रेविटेशन कहलाता है। अर्थात इस फोर्स में पार्टिकल के बीच में ग्रेविटॉन नामक पार्टिकल का क्या होता है? इंटरचेंज होता है। तो इंटरेक्शन पार्टिकल कौन सा है यहाँ पर? ग्रेविटॉन।
तो ये इसकी मुख्य सी बातें हैं। और ये नेचर का सबसे वीकेस्ट फोर्स है। तो आपसे पूछे नेचर का सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, ये सेंट्रल फोर्स है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, ये ड्यू टू मास लगता है। ठीक, तो ये आपका कौन सा फोर्स हो गया? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम नेक्स्ट फोर्स की बात करते हैं। सेकेंड फंडामेंटल फोर्स नेचर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अर्थात दो फोर्स हैं। यदि आपके चार्ज हैं Q1 और Q2 और इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है R, तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है F = 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अर्थात आपके चार्ज एक जगह रखे हुए हैं और उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कहलाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसी तरह आपके पास ये मैग्नेट है, माना एक मैग्नेट ये है और एक मैग्नेट ये है, ये इनके पोल है, माना इसकी पोल स्ट्रेंथ M1 है, इसकी पोल स्ट्रेंथ M2 है, इनके बीच की डिस्टेंस R है। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 M2 बाई R स्क्वायर। दिस इज द फोर्स बिटवीन मैग्नेटिक पोल और दिस इज फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्जेस। तो ये जो दोनों फोर्स हैं एक्चुअली होगा क्या बच्चों, हम आगे देखेंगे कि चार्ज जब मोशन में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, तो ये फोर्स भी आ जाएगा जब दोनों फोर्स होंगे। इसलिए हमने पढ़ा था यूनिफिकेशन। तो आपका ये फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसलिए हम जनरली इन दोनों को एक साथ पढ़ते हैं और उसका नाम क्या रखते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो देखिए ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स है। अब इस फोर्स की ये दोनों को कंबाइंड रूप से एक साथ कहें तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव होता है। ये अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। जैसे चार्ज प्लस प्लस है तो रिपल्सिव, माइनस माइनस है तो रिपल्सिव और प्लस और माइनस है तो अट्रैक्टिव। ठीक इसी प्रकार नॉर्थ नॉर्थ पोल के बीच रिपल्सिव फोर्स, साउथ साउथ के बीच रिपल्सिव फोर्स और एक नॉर्थ और एक साउथ पोल हो तो अट्रैक्टिव फोर्स। तो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी होगा और रिपल्सिव भी होगा, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव। तो एक डिफरेंस भी है दोनों में। सेकंड, ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। थर्ड, ये भी सेंट्रल फोर्स है, ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है, ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स है। तो आपके ग्रेविटेशनल फोर्स में इसमें काफी सारी क्या है सिमिलरिटीज भी है। डिफरेंस क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स किस पर डिपेंड करता है? मास पर, और ये किस पर डिपेंड करते हैं? चार्ज पर और मैग्नेट पर। नंबर सेकंड, वो अट्रैक्टिव होते हैं, ये अट्रैक्टिव हो सकते हैं और रिपल्सिव होते हैं। उनका इंटरेक्शन पार्टिकल ग्रेविटॉन है और इनका इंटरेक्शन पार्टिकल आपका फोटोन है, जो आज जिसका रेस्ट मास 0 होता है और जो चार्जलेस होता है। तो इनका इंटरेक्शन पार्टिकल क्या होता है? फोटोन। तो ये आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हैं। मैंने पहले कहा था कोई याद करने की जरूरत नहीं है, जनरल चीजें पढ़ लो, ये तो हम आगे भी पढ़ेंगे। अब हम थर्ड फोर्स की बात करते हैं और ध्यान दीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है Fg, और ये आपका इलेक्ट्रिक फोर्स यदि वो 1 न्यूटन है तो 10⁻36 टाइम स्ट्रॉन्गर होता है। आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में 1 के आगे 36 जीरो लगा दो, इतना स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। एक एग्जांपल द्वारा बताएं, आप कागज के छोटे छोटे पीस लीजिए, उनको यहाँ से छोड़िए, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कहाँ चले जाएंगे? नीचे। कौन अट्रैक्ट कर रहा है? अर्थ। अब आप एक कॉम्ब या पेन को आपके ड्राई हेयर से क्या करिए? रब करिए, रगड़िए और कागज के टुकड़ों के पास ले जाइए। कागज के टुकड़ों को पेन उठा लाता है। इसका मतलब इस पेन के द्वारा थोड़ा सा जो आपका फोर्स लगाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वो आपके ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना ज़्यादा ताकतवर है, जो आपके अर्थ जैसे पिंड से भी इसको छीन लाता है। इसलिए आपका इलेक्ट्रिक फोर्स
ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में 10 की पावर 36 टाइम स्ट्रॉन्गर होता है। अब आपका थर्ड है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। थर्ड है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। आपने देखा होगा कि एटम के सेंटर पर, जिसमें आपके एटम का वो पार्ट जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, क्या बोलते से? न्यूक्लियस। ये तो आपने पढ़ा है। और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको एक साथ बोलते हैं न्यूक्लियॉन। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है या न्यूक्लियॉन है, उनके बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स होता है उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये इस नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गर फोर्स है। ये आपके ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में अप्रोक्सीमेट 10 की पावर 39 या 38 टाइम स्ट्रॉन्गर होता है, अर्थात 38 टाइम, अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी 100 टाइम स्ट्रॉन्गर होता है। ये किसके बीच में लगा है? प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में। तो ये आपके न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन होते हैं उनके बीच ये फोर्स लगता है, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। किसके बीच लगता है? प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। ये आपका अट्रैक्टिव होगा, लेकिन यदि आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच के डिस्टेंस 0.5 फर्मी, फर्मी मानी 10 की पावर -15 मीटर, इससे भी कम डिस्टेंस हो जाए तो फिर ये रिपल्सिव हो जाएगा। ठीक, तो ये अट्रैक्टिव होता है, लेकिन यदि न्यूक्लियस के बीच डिस्टेंस इस डिस्टेंस से भी कम हो जाए, 0.5 फर्मी से कम हो, तो फिर रिपल्सिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो गया? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और ये आपका शॉर्ट रेंज फोर्स है जो केवल न्यूक्लियस के अंदर ही काम करता है। तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स आपके क्या है? लॉन्ग रेंज फोर्स है। और ये कौन सा है? शॉर्ट रेंज फोर्स है जो न्यूक्लियस के अंदर ही काम करता है, और ये नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। और किसके बीच लगता है? न्यूक्लियनों के बीच लगता है। ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि चार्ज पर डिपेंड करता तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच तो रिपल्सिव फोर्स हो जाता। ठीक, तो ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। अब नेक्स्ट लास्ट फोर्स पढ़ते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स। बच्चों, किसी नेचर का जो फोर्थ फंडामेंटल फोर्स है वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब देखिए, ये फोर्स आपके ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके कंपैरिजन में आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स 10 की पावर 25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। आप देखिए, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में 10 की पावर 25 टाइम स्ट्रॉन्गर है, और फिर भी बेचारे का नाम वीक रख रखा है। कारण आप देखिए, घर में यदि आपके दो भाई हो या दो बहन भाई हो, एक के यदि 95% बने और एक के 90% बने, और माँ बाप से पूछे कौन कमजोर, तो 90% वाले को कमजोर बता देते, जबकि ये भी होशियार बच्चा। तो ये कंपैरिजन किससे हो रहा है? 95% से। लेकिन आपके पड़ोस में दूर किसी घर में एक बच्चा रहता है, उसके 85% है, उसके माँ बाप कह रहे हैं कि मेरा बच्चा तो पढ़ने में बहुत होशियार है। तो यही हो रहा है, आपके न्यूक्लियस के अंदर ही दो फोर्स होगी, इसलिए दो फोर्स कम है, उसको वीक न्यूक्लियर फोर्स कहेंगे। वीक का मतलब ये नेचर का वीकेस्ट फोर्स नहीं है, सबसे कमजोर फोर्स तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। लेकिन चूंकि न्यूक्लियस के अंदर जैसे ये दो एक घर में हो गए, इस तरह से न्यूक्लियस के अंदर दो फोर्स हो गए, तो जो ज्यादा ताकतवर है उसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और जो कम ताकतवर है उसे वीक न्यूक्लियर फोर्स होंगे। ये कहाँ लगता है कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि कुछ न्यूक्लियस होते हैं वो रेडियो एक्टिव डिके करते हैं, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल का क्या करते हैं? डिके करते हैं। 12th क्लास में पढ़ोगे। और जब बीटा पार्टिकल निकलता है तो बीटा पार्टिकल में आपके न्यूक्लियस के अंदर से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन निकलते हैं। आप ताज्जुब मत करना, न्यूक्लियस के अंदर से भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जिन्हें बीटा माइनस कहते हैं, और पॉजिट्रॉन निकलते हैं जिसे बीटा प्लस कहते हैं। और जो आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके साथ एक पार्टिकल निकलेगा एंटी न्यूट्रिनो, और पॉजिट्रॉन निकलेगा
उसके साथ एक पार्टिकल निकलेगा न्यूट्रिनो। तो न्यूट्रिनो पॉजिट्रॉन से और एंटी न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन से जिस फोर्स से बंधा होता है उस फोर्स को बोलते हैं अपन वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये आपके स्तर पर नहीं, अभी जो क्लास में पढ़ोगे तो आ जाएगा। तो आज वीक न्यूक्लियर फोर्स कहाँ होते हैं? किसी भी रेडियो एक्टिव डिके में, बीटा पार्टिकल के डिके में तो आपके इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो के द्वारा जिस फोर्स से अटैच होते हैं उस फोर्स को क्या बोलते हैं? वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो देखिए इनके स्ट्रॉन्गेस्ट बताते हैं, ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, ये आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये आपका इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो यदि ये 1 न्यूटन है तो ये 10 की पावर 25, ये 10 की पावर 36 और ये 10 की पावर 38। तो ये इनके स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो सबसे वीक 1, ये 1 के आगे 25 जीरो लगा दो, ये 1 के आगे 36 जीरो लगा दो, ये 1 के आगे 38 जीरो लगा दो। तो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और सबसे कमजोर है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये आपके फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर। थैंक यू बच्चों।